हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट, ट्रांसलेटर, सैटायरिस्ट के बारे में, और इनका नाम है अलेक्जेंडर पोप साहब। जो सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स मेरे जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के और जो जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में अलेक्जेंडर पोप साहब हैं। तो आज के वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में डिस्कशन करेंगे और यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा, बहुत पसंद आएगा। पहला पॉइंट, इंग्लिश पोएट, क्रिटिक एंड सैटायरिस्ट पोप वाज बोर्न इन लॉम्बर्ड स्ट्रीट, लंदन इन 1688। यानी कि पोप साहब अंग्रेजी के महान कवि, आलोचक और व्यंग्यकार थे और इनका जन्म लॉम्बर्ड स्ट्रीट, लंदन में हुआ था और सन थी 1688। ठीक है ना साहब? कब हुआ? 1688 में लॉम्बर्ड स्ट्रीट, लंदन में अलेक्जेंडर पोप साहब का जन्म हुआ। और बाई प्रोफेशन ये क्या थे? पोइट थे, क्रिटिक थे और सैटायरिस्ट थे। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं इनके बारे में। दूसरा पॉइंट, ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अलेक्जेंडर पोप सीनियर एंड एडिथ टर्नर पोप। इनके पिता का नाम था अलेक्जेंडर पोप सीनियर। ठीक है ना साहब? इनके मतलब आप अलेक्जेंडर पोप का नाम याद कर लीजिए, वही इनके पिता का नाम है, बस सीनियर लगा दीजिएगा। और इनकी माँ का नाम था एडिथ टर्नर पोप, और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। ठीक है साहब? ओनली चाइल्ड यानी कि इकलौती संतान। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। बोथ हिज पेरेंट्स पर बॉर्न कैथोलिक। इनके दोनों मतलब इनके माता पिता दोनों जो थे वह जन्म से ही कैथोलिक्स थे। एंड ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, पोप्स एजुकेशन वाज अफेक्टेड बाय द पेनल लॉ इन फोर्स एट द टाइम विच अपहेल्ड द स्टेटस ऑफ एस्टेब्लिश चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसका परिणाम ये हुआ कि पोप साहब की शिक्षा जो थी वह बहुत अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि उस समय जो पेनल लॉ था, जो कि उस समय चर्च ऑफ इंग्लैंड ने पारित किया था, पेनल लॉ, और बैंड कैथोलिक्स फ्रॉम टीचिंग ऑन पेन परपेचुअल इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ तक स्थिति थी कि इंग्लैंड में चर्चेस का ये आदेश था कि जितने भी ऐसे स्थान थे जहाँ कैथोलिक्स को पढ़ाया जाता था उनको बैन कर दिया गया। और अगर कोई भी कैथोलिक्स, कोई भी स्थान ऐसा मिल जाता था टीचिंग वाला, जैसे स्कूल वगैरह, तो कि जहाँ कैथोलिक्स को पढ़ाया जाता था तो बाकायदा उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसके कारण से पोप साहब की जो शिक्षा थी वो बहुत अधिक प्रभावित हुई है साहब। इसका कनेक्टेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा चुका हूँ, जो अलेक्जेंडर पोप के मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आप वीडियो देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, सिंस ही वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए पब्लिक एजुकेशन, पोप वाज एजुकेटेड लार्जली एट होम। जैसा कि अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की कि पोप साहब को पब्लिक एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो अधिकतर इनकी शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की वो घर ही में की। ही लर्न ग्रीक एंड लैटिन। इन्होंने ग्रीक भाषा का अध्ययन किया, लैटिन भाषा का अध्ययन किया अंडर ए लोकल प्रीस्ट। एक लोकल प्रीस्ट थे जो कि कैथोलिक्स थे, उन्होंने इनको पढ़ाया। एंड लेटर एट कैथोलिक स्कूल, और बाद में चलकर कैथोलिक स्कूल में भी इन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया, ग्रीक और लैटिन भाषा इन्होंने सीखी। अब यहाँ पर शुरू होता है लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स। ठीक है ना साहब? पोप साहब का लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स। पहला पॉइंट, ही कंपोज्ड हिज पेस्टोरल्स एट बिनफील्ड। पोप साहब ने अपना पहला वर्क पेस्टोरल्स नाम से लिखा बिनफील्ड में। द पेस्टोरल्स वर पब्लिश्ड इन द 6th पार्ट ऑफ टॉनसन्स पोइटिकल मिसलेनीज। और पेस्टोरल्स जो इनका वर्क है वह 6ठे पार्ट के रूप में टॉनसन साहब के पोइटिकल मिसलेनीज जो है उसमें पब्लिश हुआ। ठीक है साहब? तो सुन लीजिए फिर से, इनका पहला लिखित वर्क है पेस्टोरल्स, जो कि इन्होंने बिनफील्ड में लिखा था। और पेस्टोरल जो है वो पब्लिश हुआ टॉनसन, जो कि एक बुक है पोइटिकल मिसलेनीज, उसके 6th पार्ट में ये वर्क इनका पेस्टोरल जो है वो पब्लिश होता है। दूसरा पॉइंट, हिज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन मई 1711। चौसर साहब का एक बहुत सेलिब्रेटेड वर्क है, नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसका पब्लिकेशन होता है मई 1711 में।
बेचबॉल बेल रिसीव्ड एंड एस्टेब्लिश हिज लिटरेरी रेपुटेशन, और आप कह सकते हैं ये एक ऐसा वर्क था पोप साहब का, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिन्होंने की लिटरेरी रेपुटेशन प्रदान की पोप साहब को। ठीक है साहब। थर्ड पॉइंट, हिज वेल नोन मॉक हीरोइक एपिक द रेप ऑफ द लॉक वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1712। पोप साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत फेमस वर्क है रेप ऑफ द लॉक, जिसका पहली बार पब्लिकेशन होता है 1712 में। इट वाज बेस्ड ऑन ए फैमिली क्वारल बिटवीन पीटर्स एंड फर्मोस, और ये कहानी जो है, ये पोएम जो है, इसमें जो स्टोरी है वह दो परिवारों पर है, परिवारों के झगड़ों को लेकर है, पीटर्स और फेरमोस को। व्हेन द सेवेंथ लॉर्ड पीटर कट ऑफ ए लॉक ऑफ मिस एराबेला एरिमोर्स हेयर, और कहानी तब शुरू होती है जब सेवेंथ लॉर्ड पीटर जो हैं वो मिस एराबेला फेरमर के बाल का एक लॉक काट देते हैं। क्या काट देते हैं? कट ऑफ ए लॉक ऑफ मिस एराबेला फेरमर्स हेयर। पॉइंट नंबर 4, अराउंड 1713 पोप along with जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, जॉन एर्बाटोन and Thomas Parnell founded a literary club called the Scribblers Club to satirize all the false taste in learning। बात है 1713 में पोप साहब ने जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, जॉन एर्बाथ्रंट और थॉमस पर्नेल जैसे अपने साथियों के साथ एक लिटरेरी क्लब का आरंभ किया, और उस लिटरेरी क्लब का नाम रखा द स्क्राइबलेरस। क्या नाम रखा? द स्क्राइबलेरस क्लब। और इसका काम था टू सैटिराइज ऑल द फॉल्स टेस्ट इन लर्निंग, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में जो भी फॉल्स टेस्ट देते थे, या फॉल्स टेस्ट से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे राइटर्स थे जो कि राइटिंग की कला को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, या आप कह सकते हैं मीन लिटरेचर लिखते थे, उन पर व्यंग करना। ठीक, ऑल द फॉल्स टेस्ट इन लर्निंग। तो इसमें सबसे ज़रूरी काम ये है, इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे पूछेंगे कि क्लब का नाम बताइए, तो आपको क्लब का नाम याद रखना है, द स्क्रिबलेरस। ठीक है ना साहब। और काय के लिए ये क्लब बना था? ऑल द फास्ट टेस्ट इन लर्निंग को सैटाराइज करने के लिए, व्यंग करने के लिए। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट नंबर, द क्लब्स मेजर प्रोडक्शन मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्राइबलेरस वॉज ए कोलैबोरेशन ऑफ इट्स मेंबर। अब अगर हम इस पूरे क्लब की बात करें जो कि पोप साहब ने अपने साथियों के साथ बनाया, इस क्लब का जो मेजर प्रोडक्शन था वो था इनका वर्क मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्राइबलेरस। ठीक है ना, मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्राइबलेरस। और ये वर्क जो था वो कोलैबोरेशन ऑफ इट्स मेंबर, इस क्लब के जो भी सदस्य थे उन सब ने मिलकर इस वर्क को लिखा था। क्लियर साहब। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पोप साहब का जो क्लब था उन सबके कोलैबोरेशन से कौन सा वर्क जो है मेजर प्रोडक्शन बना, तो वो आपको नाम याद रखना है मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्राइबलेरस। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, पोप ट्रांसलेटेड होमर्स द इलियड। पोप साहब एज ए ट्रांसलेटर अगर हम उनकी याद करने की बात करते हैं तो पोप साहब ने होमर के द्वारा लिखे गए द इलियड को ट्रांसलेट किया 1720 में, विच टुक हिम 6 years टू कंप्लीट, जिसको पूरा करने में उन्हें कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष। एंड लेटर ऑल्सो अंडर टुक ए ट्रांसलेशन ऑफ द ओडिसी 1726, और आगे चलकर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण वर्क का ट्रांसलेशन किया साहब। वर्क का नाम है ओडिसी और ईयर था 1726। फिर समझ लीजिए, पोप साहब को एज ए ट्रांसलेटर हम लोग इसलिए याद करते हैं कि पोप साहब ने होमर साहब के द्वारा लिखे गए द इलियड जो कि 1720 में लिखा गया था उसको ट्रांसलेट किया, और इस काम को करने में उन्हें 6 years लगे, और उसके बाद इन्होंने ओडिसी को भी ट्रांसलेट किया सन 1726 में। 7 नंबर पॉइंट, हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर। पोप साहब के जो अन्य प्रमुख इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके नाम हैं विंडसॉर फॉरेस्ट, द डंसिएड
और अगला हिज एपिस्टल्स। इन 3 वर्क का नाम याद रखिए, प्रायः पूछ लिया जाता है कि हु रोड दीज वर्क्स, तो विंडसोर फॉरेस्ट, द डंसिएड और हिज एपिस्टल्स। ठीक है ना साहब। और 8वां पॉइंट है इनका, ही डाइड ऑन 30 मई 1740, 30 मई 1744 को अलेक्जेंडर पोप साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है साहब। अब हम लोग कुछ पोप साहब के महत्वपूर्ण वर्क और उनकी कुछ डिटेल के बारे में चर्चा करते हैं। पोप्स वर्क लिखा हुआ है ऊपर, पोप साहब के कुछ महत्वपूर्ण वर्क और उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला वर्क, जैसा कि मैंने कहा, पेस्टोरल्स था इनका। तो पेस्टोरल्स के बारे में बात करते हैं। इट ऑफर्स एन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ कंट्री लाइफ मॉडल्ड ऑन वर्जिल्स पेस्टोरल्स। अगर हम इनके वर्क पेस्टोरल्स को पढ़ते हैं तो पेस्टोरल के अंतर्गत पोप साहब ने एक आदर्शवादी व्यू दिया है देहाती जीवन का, कंट्री लाइफ का, जो कि वर्जिल साहब के द्वारा लिखे गए वर्क पेस्टोरल पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑन विच ग्रेट राइटर्स वर्क पोप्स वर्क पेस्टोरल इज मॉडल्ड, तो आंसर आपको देना पड़ेगा वर्जिल्स पेस्टोरल्स। दूसरा वर्क मेसी है। दूसरा वर्क कौन सा है? मेसी है। पोएम विच डील्स विद वर्जिल्स फोर्थ एक्लोगियो विच वाज सेड टू प्रेडिक्ट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इनका अगला वर्क है साहब मैसेज। यह एक पोएम है जो कि वर्जिल साहब के 4th एक्लोग में अंदर आती है, और ऐसा कहा जाता है कि वर्जिल साहब ने ये पोएम जीसस क्राइस्ट के जन्म को प्रेडिक्ट करते हुए लिखी थी। यानी कि उनका मानना था कि जल्दी ही ईश्वर का कोई अवतार इस पृथ्वी पर आएगा वर्जिल साहब का, और क्राइस्ट के रूप में वो अवतार आया। तो ऐसा माना जाता है उनकी ये पोएम जो है वो प्रेडिक्ट करती है जीसस क्राइस्ट के जन्म को, और उसी को मॉडल बनाकर पोप साहब ने अपना वर्क लिखा है मैसेज। चलिए साहब अगली बात कर लेते हैं। अगला वर्क है इनका विंडसोर फॉरेस्ट, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पोप फर्स्ट पॉलिटिकल पोएम, पोप साहब की पहली राजनीतिक कविता है विंडसोर फॉरेस्ट, विच सेलिब्रेटेड द रूल ऑफ क्वीन एने, जो कि रानी एने जो हैं उनके नियमों को सेलिब्रेट करती है, एंड द पीस ट्रीटी ऑफ अट्रेस्ट, और जो ट्रीटी हुई शांति के लिए अट्रेस्ट के बीच, उसको व्यक्त करती है। विंडसोर फॉरेस्ट ए फेमस रॉयल हंटिंग ग्राउंड। अगर हम विंडसोर फॉरेस्ट की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध राजसी हंटिंग ग्राउंड है, फंक्शंस एज ए मेटाफर फॉर पॉलिटिकल लाइफ, और इसका प्रयोग पोप साहब ने एक मेटाफर के रूप में किया है पॉलिटिकल लाइफ से कनेक्टेड ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की। पोएम डेडिकेटेड टू जॉर्ज ग्रैनविले, और इस पोएम को डेडिकेट किया है पोप साहब ने जॉर्ज ग्रैनविले को, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ वॉर हुआ करते थे क्वीन एने गवर्नमेंट में। ठीक, एक बार फिर से जल्दी समझ लीजिए, विंडसोर फॉरेस्ट जो है वह पोप साहब की पहली पॉलिटिकल पोएम है, जिसमें कि क्वीन एने और अट्रेस्ट के बीच जो ट्रीटी हुई थी शांति को लेकर, उसको बयां किया गया है। विंडसोर वास्तव में एक फेमस रॉयल हंटिंग ग्राउंड है, जिसका यूज पोप साहब ने मेटाफर के रूप में पॉलिटिकल लाइफ से कनेक्टेड किया है, और ये पोएम जॉर्ज ग्रैनविले को डेडिकेट की है पोप साहब ने, जो कि उस समय क्वीन एने सरकार में सेक्रेटरी ऑफ वॉर के पद पर तैनात थे। चलिए अगला वर्क इनकी बात कर लेते हैं, द डंसिएट। पोएम सेलिब्रेट्स द गॉडेस ऑफ डलनेस। डंसिएट पोएम जो है इसमें गॉडेस ऑफ डलनेस यानी कि डलनेस की देवी को सेलिब्रेट किया गया है, एंड द प्रोग्रेस ऑफ हर एजेंट्स अक्रॉस ब्रिटेन, और डलनेस की देवी जो हैं डंसिएट, उनके कई एजेंट्स बन गए हैं जो कि पूरे ब्रिटेन में फैले हुए हैं। इस बात को इस पोएम में रखा गया। इन द फर्स्ट विजन पोप्स टारगेट टू अटैक वॉज ल्यूइस थियोबेल्ड, हु वाज रिप्लेस्ड बाई कॉली केबर इन 1742-1743। अगर हम बात करें तो पोप साहब ने इस पोएम को टारगेट किया था अटैक करने के लिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ल्यूइस थियोबेल्ड,
लेकिन उनको कॉली कीवर ने रिप्लेस किया था 1742-1743 में। तो उनको ध्यान में रखते हुए द डंसिएट पोएम की रचना की है अलेक्जेंडर पोप साहब ने। चलिए अगला बढ़ते हैं, लास्ट नहीं होगा अभी, सॉरी, हाँ, एपिस्टल्स टू लेडी, अगला वर्क है साहब एपिस्टल टू लेडी, वर्स लेटर रिटन इन हीरोइक कपलेट। एपिस्टल टू लेडी क्या है? ये वर्स लेटर हैं जो कि एक महिला को लिखे गए हैं, लेडी को लिखे गए हैं, वो भी हीरोइक कपलेट में, समझिए आप। विच इज एड्रेस टू मार्था ब्लाउंड, और ये किसको एड्रेस किए गए हैं, संबोधित किए गए हैं? मार्था ब्लाउंड को। इट इज ए हॉरेसन एपिस्टल इन फॉर्म, और अगर फॉर्म की बात करें तो इनकी फॉर्म क्या है? हॉरेसन एपिस्टल। विशेष ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ लिखा है अलेक्जेंडर पोप में, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा पिछली परीक्षाओं में, जिनमें से वो रहे हैं सिलेबस में, यही क्वेश्चंस बनते हैं। एपिस्टल टू ए लेडी जो है वह वर्स लेटर है जो कि हीरोइक कपलेट के रूप में लिखे गए हैं, जिनको कि मार्था ब्लाउंड को एड्रेस किया गया है। और इसकी फॉर्म की अगर हम बात करें तो हॉरेशन एपिस्टल इसकी फॉर्म है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पेज खत्म हो गया था। एपिस्टल टू ए लेडी, पोप इज क्रिटिकल ऑफ वुमेन। हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर पोप की अगर कोई भी रचना हम पढ़ते हैं तो मैक्सिमम रचनाओं में पोप साहब जो हैं वो आलोचना करते हैं महिलाओं की। हु लिव ए पब्लिश एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, उनका मानना था कि ये जो महिला हैं जिनका नाम है मार्था ब्लाउंड, ये पब्लिक एरिस्टोक्रेट लाइफ जीते हैं। व्हाइल ही सेलिब्रेट्स मार्था, मतलब महिलाएं अधिकतर जो हैं वो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीती हैं, जबकि उनका मानना था कि मार्था जो हैं जिनको ये पोएम इन्होंने संबोधित की है, डेडिकेट की है, एक ऐसी महिला है वो शाइन्स इन द प्राइवेट लाइफ, जो कि प्राइवेट लाइफ में भी क्या करती हैं? शाइन करती हैं। फिर से एक बात को समझ लीजिए, एपिस्टल टू ए लेडी वर्स लेटर है, वर्स लेटर्स हैं जो कि हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं, मार्था ब्लाउंड को डेडिकेट किए गए हैं, हॉरेसन एपिस्टल फॉर्म में लिखे गए हैं। इसी में पोप साहब जो हैं हम जानते हैं कि महिलाओं के प्रति वो बड़े क्रिटिकल हैं, और उनका मानना ये है कि महिलाएं जो हैं वो पब्लिक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीती हैं, PUBLIC सॉरी, पब्लिक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीती हैं। लेकिन उन्होंने मार्था को, जिनको ये पोएम डेडिकेट की है, उनके प्रति ये उनका मानना है कि एक ऐसी महिला हैं जो कि प्राइवेट लाइफ में भी शाइन करती हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और इनके लास्ट वर्क पर चर्चा करते हैं, एन एसे ऑन मैन, मतलब मेरी वीडियो में लास्ट वर्क, वैसे ये लास्ट वर्क नहीं है लेकिन बहुत सेलिब्रेटेड वर्क है साहब इनका, एन एसे ऑन मैन। चलिए बात करते हैं, फिलोसफिकल ऐसे रिटन इन हीरोइक कपलेट। एन एसे ऑन मैन जो है वो पोप साहब के द्वारा लिखा गया एक फिलोसफिकल ऐसे है जिसको कि इन्होंने हीरोइक कपलेट के रूप में लिखा है। इट कॉम्प्राइजेस 4 एपिस्टल्स एड्रेस टू लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। ये इसमें कुल मिलाकर कितने एपिस्टोल्स हैं साहब? 4 एपिस्टोल्स हैं, और इसको एड्रेस किसको किया गया है? लॉर्ड बॉलिंगब्रोक नामक व्यक्ति को इसको क्या किया गया है? डेडिकेट, मतलब सॉरी, एड्रेस किया गया है। और ये 4 जो इसके एपिस्टल्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला देखिए, ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। ध्यान रखिएगा, एपिस्टल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला एपिस्टल्स क्या बताता है, दूसरा एपिस्टल्स क्या बताता है, तीसरा क्या बताता है और चौथा क्या बताता है। तो पहला एपिस्टल जो है ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। दूसरा समझ लीजिए साहब, ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। तीसरा, of the nature and state of man with respect to society. Of the nature and state of man with respect of society. और भैया चौथा क्या है? of the nature and state of man with respect of happiness. of the nature and state of man with respect of happiness. जरा इनको जरा समझने का प्रयास करें क्या है। पहला है of the nature and state of man, यानी कि स्वभाव और स्टेट ऑफ मैन, किसी व्यक्ति की परिस्थिति, विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, यानी कि क्या काय को लेकर? रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड को लेकर उसकी सोच, उसकी बात। ठीक। दूसरा,
ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन, फिर से वही बात, विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को लेकर एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, ठीक, क्या सोच है उसकी। तीसरा जो एपिस्टल्स है वो बताता है ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू सोसाइटी, समाज को लेकर वो क्या सोचता है, क्या उसकी नेचर है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, मैन है। और चौथा है ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू हैप्पीनेस, प्रसन्नता को लेकर वो क्या सोचता है और क्या उसकी बात है। ठीक है साहब, तो ये कुल मिलाकर 4 एपिस्टल्स आते हैं आपके एन एसे ऑन मैन के अंतर्गत। तो भैया ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो देने का प्रयास किया है अलेक्जेंडर पोप को कनेक्टेड, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।